पंचकुला के सेक्टर 27 के मकान संख्या 1204 के सामने एक खाली प्लॉट है। उस खाली प्लॉट पर एक कार 3 से 4 घंटे पहले आकर के रुकी हुई थी। न तो उस कार से कोई व्यक्ति उतर रहा, न तो कोई व्यक्ति उस कार में चढ़ रहा। ये सब सारी चीज़ें 1204 का जो मकान मालिक था वो नोट कर रहा था। तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो रात 10 बजे अपने मकान से बाहर निकलता है, उस कार के पास जाता है तो कार के जो शीशे थे वो अंदर से तौलिए के सहारे ढके गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ वो सोच रहा बाहर का कोई व्यक्ति अंदर क्या हो रहा वो देख ना पाए। लेकिन फिर भी 1204 का जो मकान मालिक होता है वो कार के पास पहुंचता है, ड्राइविंग वाले खिड़की पर जाकर के खटखटाता है तो शीशा खुलता है। तो जो मकान मालिक होता है, कौन है आप लोग, काफ़ी देर से यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, आपकी कार यहाँ पर रुकी हुई है और आपकी कार यहाँ की लग भी नहीं रही है। तो अंदर जो व्यक्ति बैठा होता है वो कहता है कि मैं प्रवीण मित्तल हूँ, हम लोग गए थे धीरेन्द्र शास्त्री का कथा सुनने। वहाँ से जब लौट रहे थे तो रास्ते में कोई होटल खाली नहीं मिला, तो परिवार वालों को नींद आ रही थी, इस वजह से हमने यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है। जब सारे लोग सो करके उठ जाएंगे तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उसकी आवाज़ में अजीब तरीके की लड़खड़ाहट थी, कार से अजीब तरीके की दुर्गंध भी आ रही थी। तो वो तुरंत मकान मालिक जो था अपने किराएदार को आवाज़ लगाता है, हर्ष नीचे आओ। हर्ष नीचे आता है तो वो भी कार में देखता है तो उसे भी कुछ अजीब लगता है। कार में चारों तरफ उल्टियाँ फैली हुई थी। तो वो तुरंत आस पड़ोस के 2-3 लोगों को और बुला लेता है। 2-3 लोग और इकट्ठा हो जाते हैं, उस कार को खोला जाता है। जैसे ही कार खुलती है तो उस कार में जो प्रवीण मित्तल होता है वो बाहर निकलता है। तो उसकी चाल में लड़खड़ाहट है, उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट है। उससे पूछा जाता है क्या बात है, बहुत देर से आप यहाँ पर खड़े हैं। तो वो कहता है कि मैं कर्जदार हूँ, मैं बैंक करप्ट हूँ, मेरे ऊपर लोन का बहुत सारा बोझ है और मैंने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर जहर खा लिया है। अब ये जो सारी चीज़ें उन लोगों को सुनाई देती है तो वो लोग डर जाते हैं। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की पूरी टीम उस मौके स्थल पर पहुंचती है। वहां से इन लोगों को बाकायदे एम्बुलेंस के सहारे अस्पताल पहुंचाया जाता है। जैसे जैसे ये लोग अस्पताल पहुंचते हैं वैसे वैसे इन लोगों का दम भी अस्पताल में टूट जाता है। सारे लोगों की मौत एक एक करके हो जाती है और कुल 7 लोगों की इस दर्दनाक मौत होती है इस पूरे जहर खाने वाले कांड में। और ये जो पूरा कांड था, ये कांड जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से उस राज्य से निकल करके पूरे देश में फैलता है तो हर कोई जानने की कोशिश करने लगता है कि आखिर मामला क्या है, किस वजह से इस पूरे परिवार ने आत्महत्या जैसा बहुत खौफनाक कदम उठाया है। इस हत्या के पीछे कौन सी वजह रही होगी, ऐसी कौन सी मजबूरियां रही होगी जिसने इस पूरे एक साथ 3 पीढ़ियों को ख़त्म कर दिया है। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना ये हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 27 की बताई जा रही है। सेक्टर 27 के मकान संख्या 1204 के सामने जब प्रवीण मित्तल अपने पूरे परिवार के साथ जहर खा करके आत्महत्या कर लेता है तो हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये परिवार है कौन और इस पूरे परिवार में कौन कौन लोग मौजूद थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो पता चलता है कि इस पूरे कार में प्रवीण के ही परिवार के सदस्य मौजूद थे, जिसमें उसकी पत्नी रीना मौजूद थी जिसकी उम्र 40 वर्ष है। उनके साथ उसकी माँ थी विमला जिनकी उम्र 68 वर्ष है। उनके पिता देशराज थे जिनकी उम्र 70 वर्ष है। इस कार में प्रवीण की 2 जुड़वा बेटियां भी थी जिनमें एक का नाम हिमशिखा है और एक का नाम दलिसा है। दोनों की उम्र 11 साल थी। इन लोगों की भी मौत हो चुकी है। और इसके साथ साथ प्रवीण का एक इकलौता बेटा था जिसका नाम हार्दिक है, जिसकी उम्र 14 साल है, उसकी भी मौत हो चुकी है। अब जैसे ही इन 7 लोगों की मौत की जानकारी लोगों के सामने आती है तो लोग थोड़ा डर जाते हैं, सहम जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रवीण मित्तल है कौन। तो अखबारों में और बहुत सारे न्यूज़ चैनलों वाले जब इसकी जानकारी को निकालते हैं तो पता लगता है कि दरअसल प्रवीण मित्तल ये अचानक कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति नहीं है। ये एक समय करोड़ों प्रॉपर्टी का मालिक हुआ करता था और धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले इस कदर दबा कि इसके सामने अब कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहाँ पर ये आत्महत्या जैसा कदम ना उठाए। ये मजबूरन अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता है। पता करने पे जानकारी निकल कर के आती है कि प्रवीण मित्तल जो है वो हरियाणा के हिसार के बरवाला का रहने वाला है। बरवाला में ही ये पूरा परिवार रहा करता था और उसी समय ये अपनी पत्नी रीना के साथ लव मैरिज शादी करता है। शादी करने के बाद प्रवीण अपनी किस्मत बिजनेस में आजमाना चाहता था और इसलिए उसने बैंक से 1 करोड़ रुपए का कर्ज लिया।
लोन लेने के बाद ये 12 साल के बाद पंचकुला आया, यहाँ पर लोन लिया। लोन लेने के बाद ये उन पैसों को हिमाचल के बद्दी में कबाड़ प्रोसेस फैक्ट्री में इन्वेस्ट कर देता है। ये अपनी फैक्ट्री खोलता है हिमाचल के बद्दी में। वहाँ पर ये फैक्ट्री कुछ दिन तो ठीक चलती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको उस फैक्ट्री में घाटा लगना शुरू हो जाता है। घाटा इस कदर लगता है कि धीरे धीरे इसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। इसके पास जो 4 व्हीलर गाड़ी थी उसको भी बैंक ने अपने अंदर सीज कर लिया। उसके अलावा इसके पास 2 प्लॉट भी थे, उन प्लॉटों को भी बैंक ने अपने कब्जे में ले लिया। और वहाँ से अब प्रवीण मित्तल जो था वो रास्ते पर आ चुका था। उसके पास अब पैसा नहीं था कि वो बैंक को कर्ज को चुका पाए। धीरे धीरे ये मामला सलटता है और वो वहाँ से वापस देहरादून आ जाता है। देहरादून आता है, वहाँ कुछ अपने जान पहचान वाले से पैसे उधार लेता है कर्ज के रूप में। इन पैसों को वो फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करता है और इस बार बारी थी टूर एंड ट्रेवल्स की। वो देहरादून में इन पैसों को इन्वेस्ट करता है। शुरुआत में उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे बिजनेस इस कदर बैठता है कि प्रवीण को समझ में ही नहीं आता है कि जो कर्ज उसने लोगों से उधार लिया है उसकी रकम को कैसे चुकता किया जाए। अब लोगों का दबाव एक तरफ था और दूसरी तरफ बिजनेस का घाटा था। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि ये बिजनेस भी अब चलेगा नहीं और वो बिजनेस पूरी तरीके से डूब जाता है। अब यहाँ से प्रवीण पहले तो बैंक का कर्ज जैसे तैसे निपटाया था। अब लोगों का जो कर्ज था उसके लिए बहुत भारी हो रहा था कि इन कर्ज को कैसे चुकता किया जाए। उसके अलावा बताया जा रहा है कि कुछ फाइनेंसरों का भी दबाव था, कुछ लोग फाइनेंस किए थे, उसमें पैसा वगैरह इन्वेस्ट किए थे, जिनका दबाव अब प्रवीण के ऊपर बढ़ने लग जाता है। तो धीरे धीरे फिर वो वापस आ जाता है हरियाणा और यहाँ पर वो आकर के फिर से अपना नया धंधा शुरू कर देता है। और बताया ये जा रहा है कि वो यहाँ पर आकर के टैक्सी ड्राइविंग का काम शुरू कर देता है। टैक्सी ड्राइविंग का काम वगैरह कर रहा था, धीरे धीरे अपने परिवार को चला रहा था। और बताया ये जा रहा है कि हरियाणा में जब आकर के वो रहता था तो वो उसके पास अपने मकान का किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था। वो व्यक्ति जो इस समय फैक्ट्री का मालिक हुआ करता था उसके पास ना तो अब अपना मकान बचा था, ना तो किराया देने के लिए पैसा बचा हुआ था। तो इस किराए को प्रवीण मित्तल के जो ससुर हैं यानी रीना के जो पिताजी हैं वो अदा करते थे। लगभग 9 से 12 हज़ार रुपये महीने का किराया बनता था। उस किराए को रीना के जो पिता थे वो देते थे। बताया ये भी जा रहा है कि प्रवीण जब सारे चीज़ों से घर बार सब चीज़ इसका कब्जा हो चुका था तो ये कुछ दिनों तक अपने ससुर के भी यहाँ पर रहा था। तो दोनों में कुछ अनबन होती थी तो फिर ये फिर वापस दोबारा किराए के मकान में रहने लगा। इसके ससुर ने भी पैसे में काफ़ी इसकी मदद की है। और जब इन सब चीज़ों की जानकारी होती है पुलिस भी तमाम सबूतों और गवाहों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। पुलिस उस पूरे कार को अपने कब्जे में ले लेती है। फोरेंसिक की पूरी टीम उस कार को अपने कब्जे में लेती है। पता लगता है कि उस कार में एक सुसाइड नोट मिला हुआ है। उस सुसाइड नोट में इस तरीके की पूरी घटना का जिक्र किया गया है और वो अपने बारे में लिखा है कि मैं एक बैंक करप्ट हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और इस वजह से हमने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। उस कार में जो सुसाइड नोट मिलता है वो सुसाइड नोट एक कार के डैशबोर्ड में मिलता है और दूसरा जो सुसाइड नोट था वो प्रवीण मित्तल के बैग में मिला था। अब इन पूरे सुसाइड नोट को पुलिस अपने तरीके से तहकीकात कर रही है कि क्या ये प्रवीण मित्तल की हैंडराइटिंग में है या फिर कुछ और मामला है। पुलिस दोनों एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ ये सुसाइड का मामला है या फिर किसी ने साजिशन इस हत्या को अंजाम दिया है। खैर ये तो जांच का विषय है, पुलिस अपनी तरीके से जांच कर रही है। लेकिन पहली दृष्टि में ये लग रहा है कि ये पूरा परिवार कर्ज के बोझ तले आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। पोस्टमार्टम भी हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा होता है कि प्रवीण मित्तल ने जब धीरेन्द्र शास्त्री के सभा से वापस लौट रहा था तो ये लोग पूरे परिवार कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला करके उसको पिए, जिस वजह से जहर का असर काफ़ी जल्दी हुआ। लगभग 15 मिनट में इन लोगों की मौत हो गई। 1 घंटे के अंतराल पे सभी लोगों की मौत हो जाती है। इस तरीके से कुल परिवार के 7 लोग एक साथ मौत की नींद सो जाते हैं। अब पुलिस उन तमाम लोगों को, उन तमाम फाइनेंसरों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है जो लोग पैसे का दबाव बना रहे थे। उन बैंक कर्मचारियों के भी बारे में पुलिस जानकारी इकट्ठा कर रही है। प्रवीण के कॉल रिकॉर्ड को भी निकाला जा रहा है कि किस किस ने प्रवीण को लास्ट टाइम कॉल किया था, किसका किसका ज़्यादा दबाव था। ये सब सारी चीज़ें पुलिस निकाल रही है। तहकीकात में ये सब चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि कौन कौन लोग और जो दोषी हैं उन लोगों से भी पुलिस इस केस में तहकीकात या पूछताछ कर सकती है और धीरे धीरे इस मामले का खुलासा करेगी। खैर
इस घटना को सुनाने के उद्देश्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना और सावधान करना है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आगे फिर एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।